हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रदरफोर्ड को कुछ कंक्लूजन मिले थे जो कि किसी एटम से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इस कंक्लूजन में ये भी था कि एटम का साइज क्या होगा और एटम का जो सेंटर होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, तो उस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस के लिए जो है वो मेरा लेक्चर पहले भी आ चुका है, डेरिवेशन हम लोग कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए। ठीक है, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल में ही। अब बारी आती है कि जैसे मान लो कि अगर कोई एटम है उसमें न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, यानी कि उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो जो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रदरफोर्ड ने ये पाया कि किसी भी प्रकार के एटम्स का जो न्यूक्लियस होगा वो उसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि उसका जो साइज है, ठीक है, साइज जो है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जितने भी प्रकार के एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है या उनके उनका एटॉमिक मास जो होता है उस ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करता है। यानी कि न्यूक्लियस का मास जितना ज़्यादा होगा उतना एटॉमिक मास जो है ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। यानी कि किसी भी प्रकार के एटम का मास न्यूक्लियस का मास ही डिसाइड करेगा, और जितना भी एटम का मास होता है उसके न्यूक्लियस पर यानी कि उसके सेंटर पर लाइज करता है। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि किसी भी प्रकार के एटम का न्यूक्लियस का साइज जितना बड़ा होगा उसका उसका जो न्यूक्लियर का जो साइज है वो या उसका मास जो है उतना ही ज़्यादा होगा। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास के एटॉमिक मास के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या है? एटॉमिक मास कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियस में या एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के ऐड को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू एन प्लस एन पी होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस में, दोनों न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो एटम्स न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, मान लो कि इफ आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देन वॉल्यूम of nucleus is directly proportional to its atomic mass। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, साइज होगा, वो उसके एटॉमिक मास के यानी कि जिस एटम का न्यूक्लियस है उस एटम के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना कि कोई भी एटम अगर है तो उस एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, अगर वो स्फेरिकल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वह स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, अब ये जो टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट है। 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारा जो जो चेंज होने वाला जो टर्म है यानी कि जो फैक्टर है जो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकता है वो है क्या? आर क्यू एंड ए। तो इसको हटाओ, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हटाऊँ या इसको उधर लेकर जाऊँ क्यूब को, तो आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए का होल पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर अच्छा ठीक है आगे करता हूँ। तो अब इसको जो है रिप्लेस करते हैं इक्वल के साइन से। जब इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल के साइन से, देन आर इज इक्वल टू आर नॉट इन टू ए होल पावर 1/3। ओके, वेयर द आर नॉट, ये आर नॉट एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वेयर आर नॉट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, और इसका जो वैल्यू है 1.2 फर्मी के बराबर। 1.2 फर्मी, फर्मी का मतलब कितना हो गया? 1.2
1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि इसने रदरफोर्ड ने बताया था कि जितने भी प्रकार के एटम्स होंगे उसके जो न्यूक्लियस होंगे उनका साइज होगा वो 1 फेंटोमीटर या 1 फर्मी का होगा, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर का होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि आर का यानी कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो r0 इंटू ए टू द पावर क्या है 1/3 है, 1/3, ठीक है। और यहाँ पर a जो है वो क्या है एटॉमिक मास, ठीक। तो यानी कि हम लोग जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर r न्यूक्लियस रेडियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू a होल टू द पावर 1/3, इतना भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था न्यूक्लियस रेडियस या न्यूक्लियर रेडियस। आपने ये देखा कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस एटम का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हीलियम है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा। देखो यहां पर 4 हीलियम He2 4। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 यूनिट, ठीक है 4। अब इसका जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर r बराबर क्या था, r बराबर था r0 इंटू ए टू द पावर कितना 1/3, ठीक। r0 का वैल्यू कितना था 1.2 फर्मी, 1.2 10⁻⁻15 इंटू 4 टू द पावर 1/3। अब देखो आप इसका जब वैल्यू निकालोगे 4 टू द पावर 1/3 इंटू 2 करोगे तो ये लगभग आ जाएगा कितना आपका, ये लगभग आ जाएगा 1.905 और इंटू हो जाएगा कितना 10⁻⁻15 मीटर के रूप में, ठीक है। अब ये जो है आप इसको अप्रोक्सीमेटली चाहे तो आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, ठीक है, या इसको 1.905 फर्मी भी लिख सकते हो आप, 1.905 फर्मी भी लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो क्या 2 फर्मी, 2 फर्मी, ठीक है। किसका हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज हो गया, यानी कि उसका रेडियस जो कि 2 फर्मी या 1.905 यही भी लिख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने जो नीचे जो वैल्यू लिखा है वो अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि किसी भी प्रकार का एटम है या कोई भी एलिमेंट ले लो उसके एटम में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उस एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, ठीक है। एटॉमिक मास को पुट कर दो यहाँ पर एक जगह पर, पावर 1/3 कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप देखना और जो भी वैल्यू है r0 के रूप में उसे फर्मी में लेकर चलना, 1.2 फर्मी से मल्टीप्लाई कर देना, जो एटॉमिक मास का 1/3 पार्ट जो भी आएगा उसको 1.2 इंटू 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको जाकर जो है उस एटम का न्यूक्लियस जो होगा उसका रेडियस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।